सारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। दिल्ली कितने संकट में है और इस संकट पर कितनी सियासत हो रही है, आज इसी मुद्दे पर बात होगी। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। क्या दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है? आगे हालात और कितने बिगड़ने वाले हैं? क्या है दिल्ली सरकार की तैयारी और इस पर कितनी हो रही है सियासत? हस्तक्षेप में आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। कोरोना वायरस की चपेट में बुरी तरह आ चुकी दिल्ली की भविष्य की तस्वीर और भयानक होने वाली है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली में 31 जुलाई तक 5.5 लाख मामले हो सकते हैं। फिलहाल यहां 12 से 13 दिन में कोरोना केस डबल हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली में बाहरी लोगों के इलाज पर रोक के केजरीवाल सरकार के फैसले को उपराज्यपाल द्वारा पलटे जाने को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। दिल्ली में कोरोना केस के बढ़ते स्पीड को देखकर राज्य सरकार ने इसे कम्युनिटी स्टेज मान लिया है। हालांकि केंद्र ने इससे इनकार किया है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि संक्रमण की दर को देखते हुए 15 जून तक दिल्ली में कोरोना के कुल केस 44,000 तक पहुंच सकते हैं। ये आंकड़ा 30 जून तक बढ़कर 1 लाख तक, 15 जुलाई तक 1.25 लाख तक पहुंच जाएगा, जबकि 31 जुलाई तक ये संख्या 5.5 लाख तक पहुंच सकती है और उस वक्त 80,000 बेड की जरूरत होगी। 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। मनीष सिसोदिया ने ये भी कहा कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों के इलाज का फैसला पलटना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इससे दिल्ली वालों के लिए संकट पैदा हो गया है। उन्होंने एसडीएमए की मीटिंग में उपराज्यपाल अनिल बैजल से इस पर फिर से विचार करने को भी कहा, लेकिन उपराज्यपाल ने इनकार कर दिया। एलजी साहब ने जो कल फैसला लिया कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स को सबके लिए खोला जाए, उससे दिल्ली के जो लोग अब दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। हमने एसडीएमए की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था, एलजी साहब ने उस पर सहमति नहीं जताई। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हालांकि राजधानी के अस्पतालों में बाहरी मरीजों के इलाज पर पाबंदी का फैसला पलटने के फैसले को विपक्ष सही बता रहा है। माननीय उपराज्यपाल जी ने निरस्त कर दिए हैं। इससे जनता को बहुत राहत मिलेगी और मैं मुख्यमंत्री साहब से अपील करना चाहता हूं कि वो धरातल पर काम करें, लोगों का इलाज हो, जिससे कि लोगों के अंदर जो डर और भय का माहौल खत्म हो सके। ठीक निर्णय लिया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया है और निर्देश दिए कि जो भी इलाज के लिए हॉस्पिटल्स में आएगा उनको इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली में 9 सरकारी और 74 निजी कोविड अस्पतालों में कुल 8,575 बेड हैं। सोमवार तक के आंकड़ों के मुताबिक अस्पतालों में सिर्फ 4,162 बेड खाली हैं। साथ ही कुल 518 वेंटिलेटर में से अभी 267 वेंटिलेटर खाली हैं। इसी तरह कोविड हेल्थ सेंटर में 101 और कोविड केयर सेंटर में 4,474 बेड खाली हैं, जो मरीजों की अनुमानित संख्या के लिहाज से काफी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समाचार। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में करीब 10,500 बेड्स हैं, जिसमें से कुल मिलाकर 4,576 बेड्स पहले ही कोविड पेशेंट्स के लिए एलोकेट कर चुकी है और आगे 5,500 और बेड की कैपेसिटी उन्हीं हॉस्पिटल में पैदा करने की पूरी संभावना उनके पास है। और इस समय करीब 69% जो लोड है
दिल्ली के हॉस्पिटल्स पर कोविड बेड के कारण है। यानी कोविड बेड जो अलॉट किए गए हैं, करीब जितनी कैपेसिटी है उसका 69% जो है उन्होंने एक डेटा के मुताबिक कोविड पेशेंट्स के लिए एलोकेट कर रखा है। साथ ही आप सरकार का आरोप है कि जो हॉस्पिटल्स भारत सरकार के नियंत्रण में हैं उनके पास 10,320 बेड की कैपेसिटी है और उसमें से करीब मात्र 835 बेड ही कोविड पेशेंट्स के लिए एलोकेट किए गए हैं। बाकी बेड जो है आरक्षित करके रखे गए हैं या जाहिर सी बात है कि और जो बीमारियां हैं उससे जो पीड़ित लोग हैं, ग्रसित लोग हैं, उनके लिए हैं। लेकिन आप सरकार का ये आरोप है कि अगर दिल्ली सरकार इन तमाम मुश्किलों में, तमाम जाहिर सी बात है कि जो इस समय उनको फेस करना पड़ रहा है, उसके बावजूद अगर वो इतना लीवरेज ले सकते हैं तो केंद्र सरकार की ओर से उन्हें इस तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है। आज इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुधांशु मित्तल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के विधायक और पेशे से वकील सोमनाथ भारती जी और हम लोगों के साथ डॉक्टर के अग्रवाल साहब मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि भाई 60,000 करोड़ के बजट वाली सरकार है, दिल्ली में उन्हें बेशक सरकार चलाने का मौका मिला है, जनता के सामने बेहतर सरकार चला के उन्होंने दिखाया है, लेकिन केंद्र सरकार से जिस तरह का ऐसे समय में सहयोग मिलना चाहिए या जिस तरीके से केंद्र सरकार के हॉस्पिटल्स को कम फॉरवर्ड करके आगे आना चाहिए, उस तरीके से दिल्ली सेंट्रिक अगर देखा जाए, दिल्ली सेंट्रिक होकर देखा जाए तो उन्हें उस तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इसी शो में हमने संजीव झा जो बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, एमएलए हैं, वो इसी शो में मौजूद थे सुधांशु जी, और आप ही ने सवाल उठाया था और केजरीवाल सरकार ने गंगाराम हॉस्पिटल पे इतना कठोर निर्णय लिया है और हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, ये एक उदाहरण है, एक उदाहरण उन्होंने पेश किया है। जाहिर सी बात है कि ऑन एयर चैनल पे उनको नहीं समझ में आया, उनको ये बात सीधे सीधे पकड़ में आई कि जो ऐप के जरिए या जो हॉस्पिटल के जरिए फीडबैक दिया जा रहा है, उसके जरिए जो चीज़ें, तथ्य सामने जनता में परोसे जा रहे हैं, मीडिया के द्वारा परोसे जा रहे हैं, वो झूठे हैं और उस झूठ को आपने साबित किया था। तो ऐसे में अगर वो चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार भी अपने हॉस्पिटल्स कोविड पेशेंट्स के लिए खोले, तो एक डेटा मेरे हाथ में भी आ गया है, 10,320 बेड में केवल 835 बेड जो है कोविड के लिए अलॉटेड है, बाकी 9,500 बेड्स जो है अभी ऐड किए जा सकते हैं, जो अभी ऐड नहीं किए जा रहे हैं। एक्चुअल में 31% जो कैपेसिटी है वो केंद्र सरकार ने जो अपने हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये बना के रखा हुआ है कोविड पेशेंट्स के लिए। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के जो नियंत्रण वाले हॉस्पिटल, उनके पास काफ़ी संभावना है, वो कर सकते हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कि दिल्ली वालों की मदद होगी। उपेंद्र जी, एक झूठे आदमी के लिए आप जो है इतने अच्छे अच्छे शब्द कह रहे हैं कि उन्होंने एकदम से फौरन कार्रवाई करी। किस बात की कार्रवाई और कैसी कार्रवाई? अब मैं चलिए अभी इसमें करते हैं। आप बताइए, आपके सामने पूरा मौका है। अभी वही आपको तथ्य बताता हूँ जी। तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि भाई टोटल जो है केंद्र सरकार ने 850 बेड दिए, ये कहा ना आपने जी है। अब इनकी ऐप पे जाइए, इन्हीं की ऐप पे जाइए। पहली एंट्री है लोकनायक अस्पताल। किसका अस्पताल है लोकनायक अस्पताल? दिल्ली सरकार का है, केंद्र सरकार का है? पूछिए जरा। जाहिर सी बात है दिल्ली सरकार का है। अच्छा, लोकनायक जयप्रकाश, मुझे लगा शायद हो, चलिए अगर आप कहते हैं तो मैं मानता हूं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज झज्जर, कितने उसमें बेड है? 700 बेड। नहीं तो उसके साथ तो उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है ना। सुनिए, अरे एग्रीमेंट कमाल कर रहे हैं आप भी, है केंद्र सरकार का। अच्छा, और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं ना भाई, केजरीवाल जी, दिल्ली सरकार ने कितने बेड दिए ये तो आप बता दीजिए।
आपने फैसला ले लिया कि साहब बाहर से आने वाला जो आदमी है वो दिल्ली में नहीं आके इलाज करता। ये बताइए, आपने दिल्ली की जनता को कोविड से लड़ने के लिए कितने बेड मुहैया करवाए? तब बात होगी ना। प्राइवेट सेक्टर तो आपने नहीं है, वहां तो 5-5 लाख रुपए देके ही एंट्री हो सकती है, उसमें आपका कुछ नहीं है। वहां पे भी आपने रोक दिया। आपने क्या करा, हम अपना एक आदमी बैठाएंगे जो तय करेगा कि प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट जाएगा नहीं जाएगा। आपने 14 जो लैब्स थी कोरोना टेस्ट करने वाली, आपने इसलिए उनमें से 8 बंद कर दी ताकि जो है कोरोना के पेशेंट पूरे न दिख पाए। लोग मारे खड़े। मैं आज बता रहा हूं, मेरे घर में मेरी धर्मपत्नी जो है वो कोरोना की पेशेंट है। ये जो इनके जो निर्देश हैं, मतलब 8 लैब, आप कभी सोच सकते हैं कि 8 की 8 लैब जो है बंद हो गई? क्यों बंद हो गई? कि साहब इन्होंने बंद कर दी, इन्होंने फर्जी कारणों से बंद कर दी। इशू ये है कि दिल्ली सरकार इतने दिन में इन्होंने कितनी बेड तैयारी करी, केंद्र सरकार भूल गई ना। अभी इनकी जिम्मेदारी है, सारे क्रेडिट ले लेते हैं, ये फैसले करें कि हम बाहर वाले को घुसने नहीं देंगे। भाई तुमने आज तक कितने जो है तुमने कितना बेड का इंतजाम करवाया? ये अगर 8000 बेड ले, तुमने सिर्फ 4000 या 3000 बेड का इंतजाम करवाया, तो तुम्हारी जवाबदेही है नहीं है। मैं महाराष्ट्र का देख रहा था, मुंबई शहर के अंदर उन्होंने 1 लाख बेड का इंतजाम करवाया। कैसे? उन्होंने हर ओपन जगह जो कवर जगह थी वो लेके उसको कन्वर्ट करा। इन्होंने, अगर आपने पिछले कुछ दिनों पहले देखा, 5 सितारा होटल जो है उनको इन्होंने ले लिया। नोटिफिकेशन मेरे पास भी रखा हुआ है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे सब कोरोना बेड के पेशेंट्स आएंगे। क्या हुए वो? आज 10 दिन भी उसको हो गए। देखिए, आप चाहें तो नाटकबाजी करके विज्ञापन अपने देते रहिए, टीवी पे अपने ऐड देते रहिए, अखबारों में देते रहिए, लेकिन असलियत क्या कराए? असलियत से आज टेस्ट नहीं हो पा रहे दिल्ली शहर में। आज एक और बताता हूं, जानते हैं कि क्या डायरेक्टिव है कि जब तक आदमी का ऑक्सीजन लेवल नीचे नहीं आ जाएगा तब तक वो जो है कोरोना का पेशेंट नहीं माना जाएगा, उसका हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराएंगे। ऑक्सीजन नीचे आने का मतलब समझते हैं क्या है? कि उसके लंग्स जो हैं, अब लंग्स बोल गए हैं, वो पूरा ऑक्सीजन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। इससे पहले की ये स्थिति है तो वो जाके हॉस्पिटल में अपनी पूरी शुरू से जांच करवाता नहीं ना, आप ही जांच करवाएंगे। ओनली जब आप बीमार इतने हो जाएंगे कि अब आपके जो है जान खतरे में आएगी, तब आप अस्पताल जाएंगे। कैसी बेतुकी बातें ये करते हैं, कैसे दिल्ली की जनता के साथ मजाक करते हैं। ना बेड क्रिएट करें और उसके बाद देखिए उसको राजनीतिक रंग देना। सुधांशु जी, विषय को भटकाने के लिए जी के लिए आप बेड नहीं क्रिएट करने में आपका विषय है। विषय को भटकाने के लिए दिल्ली केंद्र सरकार क्या करनी चाहिए और बाहर की जनता नहीं आनी चाहिए। दिल्ली सरकार को क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात होगी। दिल्ली सरकार को जब इतनी दिन से पता, 4 महीने हो गए, 3 महीने से कोरोना चल रहा है, भाई तुमने क्यों नहीं यहाँ पे कोरोना के लिए बेड के इंतजाम कर दिया? आप कहते हैं कि साहब 12 दिन में डबल हुआ, नहीं गलत है। जिस शहर के अंदर 1500 तो इनके आंकड़े थे, 1500 रोज के बढ़ रहे थे, वहां 12 दिन में कैसे डबल हो गया? मेरा सिर्फ जी कहना है, मतलब आपसे मैं निवेदन करूंगा, देखिए इनसे मेरे को उम्मीद नहीं है, इस सरकार से मेरे को उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं इनको तो सिर्फ दिखावा करना है। आपसे उम्मीद करूंगा, आप सत्य तक जाइए, आप इनके सत्य तक जाइए, इनसे प्रश्न पूछिए। सुधांशु जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आलोक जी के पास आएंगे। उससे पहले सोमनाथ भारती जी से सवाल ले रहे हैं। सोमनाथ जी, जिस तरीके से आप लोगों ने रायशुमारी कराई और दिल्ली के लिए लोगों को बेड्स आरक्षित करने की बात की कि भाई कोविड पेशेंट्स का इलाज सिर्फ दिल्ली वालों को प्रायोरिटी दी जाए या दिल्ली वालों का हो, ऐसी स्थिति में जो डेटा सामने है, क्या दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से कोई सहमति बनाने की बात नहीं की कि उनके पास जितने उनके नियंत्रण वाले हॉस्पिटल्स हैं, अगर उनके बेड्स उनको चाहिए तो क्या केंद्र सरकार ने रोका, या दिल्ली सरकार ने अभी तक बात नहीं किया कि भाई अगर ज़रूरत हो दिल्ली वालों को तो वो बेड भी दिए जाएं और कोविड पेशेंट्स के लिए ज़्यादा कोटा बढ़ाया जाए, ज़्यादा बेड आरक्षित किए जाएं? तो ग्राउंड रियलिटी क्या है इस पूरे मसले में? देखिए उपेंद्र जी, सबसे पहली बात, कितनी भी कड़वी बात करनी हो, भाषा का संयम रखना चाहिए। हम सीएम को तुम ताम करके चैनल पे बोले अच्छा नहीं लगता, क्योंकि संस्कार वालों पार्टी है, भाजपा कहती है, लेकिन भाषा पे संयम खो देती है। मैं ये जानना चाहता हूँ अपने भाजपा के साथी से कि जब दिल्ली की जनता ने वोट दिया अरविंद केजरीवाल साहब को, 62 सीटें दी,
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के द्वारा ये कहा कि जी दिल्ली की जो राजनीति है, जो यहाँ पे संविधान के धाराएं लागू होती हैं, उसमें लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़ करके बाकी सारे मसलों पे माननीय मुख्यमंत्री फैसला करेंगे, उनका एक अधिकार है। इनके मुख्यमंत्री अब ये जानना चाहता हूं कि भाई ऐसे सुधांशु जी मैं सवाल लूंगा, मैं सोमनाथ जी से सवाल लूंगा, 1 मिनट उनकी बात हो जाने दीजिए। बताइए सोमनाथ जी। मैं अपनी बातें रख लूं? नहीं बताइए बताइए प्लीज। मैं अपनी बातें रख लूं जी, संयम रखें, अपनी बातें रख लूं जी। अब ये सवाल है कि भाई जब संवैधानिक तौर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरप्रिटेशन कर दिया कि भाई लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़ करके बाकी मसलों पे माननीय मुख्यमंत्री का एकाधिकार होगा, वो अपना फैसला करेंगे। अब दिल्ली के इंटरेस्ट में, दिल्ली की जनता के इंटरेस्ट में, जो जिन्होंने उनको बनाया है, उनके फायदे के लिए अगर माननीय केजरीवाल साहब ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों को दिल्ली की जनता के लिए सुरक्षित रखा था, तो उसमें क्या गलती थी? अब भाजपा फैसला करेगा। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुना, तो दिल्ली का जो उपराज्यपाल है, माननीय उपराज्यपाल जो है वो भाजपा के हैं, क्योंकि माननीय उपराज्यपाल की गद्दी तब तक है जब तक कि माननीय प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं, और प्रेसिडेंट साहब ऑपरेट करते हैं एज पर द रूलिंग ऑफ द कैबिनेट। तो भाजपा, ये फैसला भाजपा का है, ये फैसला एलजी का नहीं है। अब भाजपा ने फैसला लिया कि दुनिया भर के लोग दिल्ली में आए, इलाज कराएं। आज मैं एलएनजेपी से आ रहा हूं, एलएनजेपी का वहां पे एमएस कहते हैं कि यहां पे अधिकतम लोग दिल्ली के बाहर के हैं। जो लोगों ने जिनका इलाज चल रहा है एलएनजेपी के अंदर, वो दिल्ली के बाहर के हैं। तो दिल्ली के लोग कहां जाएंगे? मैं जानना चाहता हूं भाई, ये जो पॉपुलिस्ट मेजर भाजपा ने किया विदाउट गेटिंग द पावर इन दिल्ली, इसका जवाब कौन देगा? और मैं जानना चाहता हूं माननीय सुधांशु मित्तल जी से कि जो यूपी इतनी बड़ी सरकार, हरियाणा इतनी बड़ी सरकार, इन सरकारों के पास क्या अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? क्या इनके पास जो मैंडेट जनता ने वहां का दिया है उसके प्रति इनका उत्तरदायित्व नहीं है? क्या नोएडा में अस्पताल नहीं है? क्या गुड़गांव में अस्पताल नहीं है? तो ये जो चल रहा है, ये कि भाजपा चाहती है कि उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली में कियोस्क क्रिएट करना चाहती है, दिल्ली के सड़कों पे दिल्ली वालों को मरते देखना चाहती है। शर्म आनी चाहिए इनको ऐसी राजनीति करने पे। आलोक जी, जिस तरीके से दिल्ली में बेड्स को लेकर के, पेशेंट्स को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में और आम आदमी पार्टी में एक सैद्धांतिक टकराहट रहती है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने अच्छा काम किया है, मीडिया भी इस बात को मानती है। लेकिन अगर दिल्ली वालों के इलाज सिर्फ कोविड पेशेंट्स को लेकर के अगर वो कह रहे हैं, बाकी इलाज कराने के लिए किसी को कैंसर की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, और बीमारी हो आ सकता है, तो कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है इस पूरे मसले में? मुझे लगता है दिल्ली देश की राजधानी है जी। दिल्ली के जो हॉस्पिटल बने हैं उनके आज भी कर्मचारियों की पेंशन केंद्र सरकार देती है। हमारी सरकार ना केंद्र में है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि पड़ोसी राज्यों को आप कोसते रहिए, आप एलजी से लड़िए, आप कमिश्नर से लड़िए। ये पिछले 6 साल से हम देख रहे हैं, कॉर्पोरेशन से लड़िए, आप सबसे लड़ते रहिए। आप सबसे पहले कहा कि बॉर्डर सील हो जाएंगे, फिर 5000 करोड़ चाहिए, फिर रायशुमारी होगी, फिर FIR हो जाएगी, फिर बॉर्डर जो है सील हो जाएंगे, फिर कहा जाएगा कि केवल दिल्ली के पेशेंट्स के लिए रहेगा। ये केवल और केवल केजरीवाल सरकार की नौटंकी है। ये मूल मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। केजरीवाल सरकार ने एक भी हॉस्पिटल पिछले 5.5 वर्षों में दिल्ली में नहीं बनाया, ये सच्चाई है। दूसरी चीज यहाँ पर आती है कि 38 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो शीला दीक्षित सरकार छोड़कर गई थी, उसमें से मात्र 5 ही ऐसे हैं जो कोविड के रूप में कन्वर्ट किए गए हैं। हम पूछना चाहते हैं भाई ऐसा क्यों है? आप बार बार आज भी मनीष सिसोदिया जी की जितनी स्टेटमेंट है सारी पॉलिटिक्स से भरी हुई है। आप दिल्ली वालों को अब पूरी तरह से कहना चाहते हैं कि भाई बाहर के लोग आ जाएंगे, इसलिए आपका अहित हो जाएगा। मैं तो पूछना चाहता हूँ, आप तो सबसे ज्यादा चीख के फरवरी में कहते थे कि भाइयों बहनों पैसे की कमी नहीं रहने दूंगा। सबसे पहले शराब की दुकानें आपने खोली, सबसे पहले बसें आपने खोली, सबसे पहले धार्मिक स्थल आपने खोल दिए, और जिस तरह से अब पीक की तरफ बढ़ रहा है, हाईएस्ट पॉजिटिविटी टेस्ट रेशियो है दिल्ली के अंदर,
केजरीवाल साहब उस पर जवाब नहीं देते हैं कि 100 में से अगर 25 टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं तो कितने टेस्ट कराने की आवश्यकता है। आप कह रहे हैं साहब ये तो कम्युनिटी जो है स्प्रेड हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि 11 मार्च को यह आपदा घोषित की थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। आपने पहली मीटिंग 5 लोगों की डॉक्टर्स की 2 जून को बुलाई, मतलब 2.5 महीने तक आप पकौड़े चल रहे थे क्या? फिर आपने आज आपदा प्रबंधन की पहली मीटिंग बुलाई है। आज कौन सी तारीख है? 9 जून। 11 मार्च से 9 जून तक आपसे मीटिंग नहीं बुलाई गई, लेकिन हमने बहुत काम कर दिया साहब। मीडिया पे आके जो है केजरीवाल साहब रोज इंटरव्यू देंगे, रोज एडवर्टाइजमेंट देंगे। एडवर्टाइजमेंट के पैसे हैं इनके पास, पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के पैसे नहीं है इनके पास। ये बार बार कहते हैं कि साहब पैसे की कमी नहीं, पैसा ये। हम तो बार बार पूछ रहे हैं कि आपके आज के सोमनाथ भारती साहब, आपका जो ऐप है दिल्ली गवर्नमेंट का, वो ही दिखा रहा है कि अभी 4800 बेड उसमें खाली पड़े हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 4800 बेड वहां पर खाली हैं, केंद्र के भी मिलने चाहिए। केंद्र अगर नहीं कर रहा है, केंद्र को भी करना चाहिए। कॉर्पोरेशन के जो हॉस्पिटल हैं उनको भी सहयोग करना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी थी। आप तो बार बार चिल्ला के कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश और 62 सीटें हमें मिली। तो भाई 62 सीटें मिली और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो एक हॉस्पिटल टेम्परेरी लेवल पे कोविड के नाम का नहीं बना सकते थे आप लोग? केवल भाषण देने के लिए आए आप लोग? एक हॉस्पिटल बनाया हो तो बता दीजिए। आपके जो ऐप की जो जितनी तमाम इंफॉर्मेशन है वो स्वयं बताती है कि कहीं ना कहीं आपके मैनेजमेंट में चूक है। रोज लोग हॉस्पिटल के बाहर होकर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं कि हमें बेड नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि साहब हमने तो ऐप बना दिया, बस हो गया काम। अब केंद्र की भी कहीं पर गलती है, उसको भी टोका जाना चाहिए। लेकिन इस समय पर जिस तरह की राजनीति पार्टी केजरीवाल, आलोक जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आलोक जी, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तीनों पार्टियां हमारे साथ हैं। और सोमनाथ भारती जी से मैं आपके द्वारा लगाए गए आरोपों का उत्तर भी लूँगा, लेकिन इसके उलट हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर के अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं। IMA के प्रेसिडेंट भी आप रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, दिल्ली सहित देश के तमाम देशों में, तमाम बड़े शहरों में अब ये बात छुपी नहीं है, भले सरकार इसको माने न माने, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि 5.5 लाख तक ये मामला चला जाएगा 31 जुलाई तक। इस तरह की बात आप पहले भी कहते रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार की कितनी तैयारियां हैं, चूंकि आप दिल्ली में ही रहे हैं, दिल्ली में ही आपने काम किया है, और ये तैयारियां कितनी पर्याप्त हैं, और पर्याप्त नहीं है तो क्या करना चाहिए इनको? सबसे पहले तो 2 हफ्ते पहले ही मैंने कहा था कि हम कम्युनिटी स्प्रेड में आ चुके हैं। बिल्कुल, मैं आज भी ये कह रहा हूँ, आप मानो ना मानो, आप इसको एपिडेमिक, आप इसको कम्युनिटी स्प्रेड बोल दो कि प्री कम्युनिटी स्प्रेड बोल दो या कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस बोल दो, वो नाम अलग अलग है। दिल्ली सरकार और भारत सरकार को इस वक्त में याद रखिए, वी आर नॉट फाइटिंग ए एपिडेमिक ऑफ कोटा, वी आर नॉट फाइटिंग एन एपिडेमिक ऑफ मुजफ्फरपुर कि ये लोकल स्टेट प्रॉब्लम है। वी आर फाइटिंग ए पेंडेमिक विच इज़ एन इंटरनेशनल इशू, नॉट ओनली ए नेशनल इशू। अंडरस्टैंड, हमारी कंट्री में 2 एक्ट लगे हुए हैं। NDA में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है और डिसीज एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है। अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर्स टू डिक्टेट द स्टेट्स। जैसे उन्होंने लॉकडाउन डिक्टेट किया था, दे हैव पावर्स टू डिक्टेट। तो इस वक्त में लड़ाई करने से बदले में दिल्ली भारत सरकार को ये लग रहा है कि दिल्ली सरकार कोई काम नहीं कर रही। और सिद्धांशु जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और कह रहे हैं इन्होंने 1000 बेड का अस्पताल बना देना चाहिए था, नहीं बनाया। तो ये तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अंदर NDA में बना दो और पब्लिक को दिखाओ कि ये सरकार ने नहीं किया है, सेंटर ने किया है। इंस्टेड ऑफ ब्लेम गेम, सेंट्रल सरकार शुड से कि हमने 1000 या 2000 का बेड क्रिएट कर दिया है जो दिल्ली सरकार नहीं कर सकी। आई डोंट थिंक सो इट इज ए टाइम फॉर ब्लेम गेम। सबको मिलकर काम करना है। और मेरे ख्याल से बीजेपी को, कांग्रेस को और आप पार्टी को अपने पॉलिटिकल के बदले एक डॉक्टर को भी बिठाना चाहिए पैनल पे, ताकि मैं उन लोगों के साथ में डिस्कस कर सकूं कि डॉक्टर्स जो है वो आपस में आपको सही एडवाइस देंगे, व्हाट इज राइट व्हाट इज नॉट। आई डोंट एग्री दैट बीजेपी ने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया। आई थिंक इट इज ए टाइम अंडर द NDMA, even the president has a power
अगर आज की डेट में प्रेसिडेंट को कहीं भी लग रहा है कि किसी स्टेट के अंदर में प्रॉब्लम है किसी की, तो प्रेसिडेंट कैन पुट से नथिंग डूइंग, ये करो। तो आज की डेट में आई थिंक प्रेसिडेंट इंटरवीन करे, एनडीएमए एक्ट इंटरवीन करे। वी हैव टू हैव ए यूनिफॉर्म पॉलिसी। Why the central government has not yet declared a national health emergency जिसमें पूरे इंडिया में एक ही पॉलिसी आ जाएगी? इट हैज टू बी। मैं इस वक्त में यहां बैठ के मैं दोनों को ब्लेम कर रहा हूं। मेरा चीफ मिनिस्टर है तो मोदी जी मेरे प्राइम मिनिस्टर भी हैं। आपस की फाइट में ये नहीं होना चाहिए मैं मर जाऊं कि एक जना बोले कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बोले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वक्त में एक सिटीजन की तरह से मुझे अपनी जान बचानी है। कृपा करके लड़ाई बंद करके मेरे को बचाओ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बात जो कही नेशनल हेल्थ इमरजेंसी की, जाहिर सी बात है जो है पेंडेमिक एक्ट और एनडीएमए एक्ट 2005 इन्वोक्ड है पहले से ही, जिसके तहत भारत सरकार का केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्यों को जो है ओवर पावर करता रहा है और अब जाहिर सी बात है कि अपने सजेशन देता रहा है और सजेशन के हिसाब से राज्यों ने रिस्पॉन्ड किया। अब जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को लगाम दे दी कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, अपने रिसर्च और अपने सर्वे के हिसाब से अनलॉक करिए अपने स्टेट को, अपने शहरों को। उस दिशा में काम हो रहा है। अगर नेशनल हेल्थ इमरजेंसी अगर लगाई जाए तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि जो है ये जो हेल्थ इमरजेंसी होती है इसमें क्या क्या पावर केंद्र को होते हैं और किस तरीके से ये चलता है, किस तरीके से ये मूव करता है। जैसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न WHO ने घोषित किया था जी, उसी प्रकार से आप ऑर्डिनेंस लाके नेशनल हेल्थ इमरजेंसी ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस आप दे सकते हो और उसके बाद में एनडीएमए एक्ट या ऑर्डिनेंस के द्वारा आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी ला सकते हो कि सारे शहरों में ऐसा होगा, इतने अस्पताल बनेंगे, इतना ये ट्रीटमेंट होगा, ये प्रोटोकॉल होगा। ये पहले दिन ही कर देना चाहिए था। जिस भी कंट्री में, आप थाईलैंड को ले लो, आप कोरिया को ले लो, आप सिंगापुर को ले लो, जहाँ जहाँ पे यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ हैं सब जगह मोर्टेलिटी रेट और इन्फेक्शन रेट बहुत कम है। अमेरिका में आपकी वहाँ पे स्टेट वाइज है, लोग लड़ रहे हैं और वहाँ पर भी इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है। I think it is a time for the Prime Minister, if the Prime Minister and the President of India to intervene, create a uniform policy and come out with, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ लोग मर रहे हैं। आज हमारा एक बहुत अच्छा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का वर्कर संजय शर्मा, उसकी डेथ हो गई। वी आर इन पेन, द होल मेडिकल प्रोफेशन इज इन पेन। ये बीमारी अगर हमने कंट्रोल नहीं करी तो मैं तो कह रहा हूं, आई एम प्रेडिक्टिंग 50,000 से 1 लाख लोग मर जाएंगे, क्योंकि ये बीमारी अभी दिल्ली में जाएगी, उसके बाद में दूसरी स्टेट में वेव्स जाएंगी, खत्म होने वाली नहीं है। अगर हमने आज नहीं रोका, आप कह रहे हो कि दिल्ली के अंदर में 5.5 लाख लोग अगस्त के महीने में आएंगे, मैं कह रहा हूं 5.5 तो हो चुके। अगर आप सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस को निकाल के साथ में चलो, और अगर अभी आईसीएमआर की स्टडी करी है कि जो कंटेनमेंट जोन है, रेड जोन में 30% लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। 5.5 लाख तो बहुत छोटी फिगर है। आज की डेट में लेट अस ऑल क्रिएट फैसिलिटीज यूनिफॉर्मली। हाउ डज इट मैटर मैं दिल्ली में हो कि हर एक के यहाँ पे, अगर दिल्ली में बेड्स कम पड़ रहे हैं तो नोएडा के अंदर में दिल्ली के लोग जाएं। पूरे इंडिया में कैलकुलेट करिए और यूनिफॉर्म पॉलिसीज हो, यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट हो। अब ये दिल्ली का अस्पताल में टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज आ रही है, मिनिमम ट्रीटमेंट 3 लाख, आप एवरेज ट्रीटमेंट 8 लाख। क्या हो रहा है? व्हाई कांट वी हैव ए फिक्स्ड चार्जेस ऑल ओवर द कंट्री? व्हाई कांट वी हैव ए फिक्स्ड चार्जेस? ये 1 लाख 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो आपने दिया था, व्हाई कांट दैट बी स्पेंट ऑन द ट्रीटमेंट? I think we need a serious thinking on this issue. I am not happy, I am pained. Absolutely, the whole medical profession is aimed. Every day the political parties are fighting instead of saving the lives of people. जहाँ पे सारे डॉक्टर जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं, हर आदमी की यही होना चाहिए कि एक भी पेशेंट मरना नहीं चाहिए। आज का हमारा एम्फेसिस होना चाहिए कि पकड़ो किसका ऑक्सीजन लेवल कम है, उसे पकड़ो। पॉलिसी चेंज करो पूरे इंडिया में कि घर घर में, अभी भी भारत सरकार कह रही है कि अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है हॉस्पिटल में जाओ। क्यों जाओ? 50% आपकी बेड्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी अगर आप अलाउ कर दो घर के अंदर में ऑक्सीजन थेरेपी लो।
सारे लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं होती, होम ट्रीटमेंट अलाउ करो, यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल लेकर आओ, उससे बात बनेगी। डॉक्टर साहब, एब्सोल्युटली विद फोल्डेड हैंड आई से लेट ऑल पार्टिकल। डॉक्टर साहब, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आईसीएमआर की जो स्टडी है ब्रेक के बाद हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसको विस्तार से जानना चाहेंगे। इस पर एक रिपोर्ट भी हमारे पास है जिसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण ज़्यादा मौतें हो रही हैं, जिनको हाइपोक्सिया कहा जाता है, अपने पिछले सप्ताह के शो में हमने उस पर विस्तार से चर्चा किया था। आज फिर उस रिपोर्ट को अपने दर्शकों के फायदे के लिए दोबारा डॉक्टर के अग्रवाल से हम निवेदन करेंगे कि वो बताएं और समझाएं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना के संकट पे विजय कैसे प्राप्त की जाए, कैसे उसे हराया जाए। और डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे चर्चा दोबारा शुरू करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। देश में पहली बार कोरोना संक्रमण का विस्तार जानने के लिए किए गए सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। सेरो सर्वे ने बताया है कि कंटेनमेंट जोन और हॉट स्पॉट में रहने वाली आबादी का करीब 1/3 हिस्सा कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुका है। लेकिन राहत की बात यह है कि 80% लोग तेजी से रिकवर कर रहे हैं, यानी ठीक हो रहे हैं। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर रोज रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हो रही है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट वाले इलाकों के आसपास की आबादी में करीब 30% लोग संक्रमित होकर अपने आप ठीक भी हो गए हैं। इसका खुलासा सेरो सर्वे से हुआ, जिसे आईसीएमआर, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, सरकार और WHO की टीम ने किया है। इस सर्वे के लिए देश के 70 जिलों से 24,000 सैंपल लिए गए, जिसमें 10 हॉटस्पॉट शहर मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, इंदौर, ठाणे, जयपुर, चेन्नई और सूरत शामिल हैं। देश में 70% कोरोना केस इन्हीं शहरों में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद और इंदौर में 100 से 200 गुना ज्यादा संक्रमण के केस मिले हैं। सर्वे के नतीजों से स्पष्ट है कि कई शहर और कंटेनमेंट जोन में संक्रमण की वास्तविक संख्या कई गुना ज्यादा है। हालांकि टियर 2 और टियर 3 शहरों में कोरोना का प्रकोप तुलनात्मक रूप से कम है। दरअसल सीरो सर्वे में किसी खास इलाके में एक साथ कई लोगों के ब्लड सीरम टेस्ट किए जाते हैं। इस टेस्ट में कोरोना वायरस के लिए शरीर में मौजूद एंटीबॉडी की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। एंटीबॉडी से ये पता चल जाता है कि किसी को कोरोना था और वो उससे ठीक भी हो चुका है। आईसीएमआर ने ये रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस सर्वे से सरकार को कोरोना संक्रमण के ट्रेंड पर नजर रखने और कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समाचार। तो जिस तरीके से कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, लेकिन सरकारें अभी इस पर एक मत नहीं हैं। कुछ राज्य सरकारें मान रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार का मानना है कि अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। हालांकि जो हालात हैं वो कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध डॉक्टर के अग्रवाल जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमेशा हमारे दर्शकों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन सुझाव और बेहतरीन से बेहतरीन आइडिया उन्होंने पेश किया है। और जिस तरीके से सहारा न्यूज़ नेटवर्क के जरिए हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी से जो वॉकिंग डेथ हो जाती है, लोग जब तक संभलते हैं, सोचते समझते हैं, तब तक मौत उन्हें अपना शिकार बना लेती है। और ऑक्सीजन लेवल कम होने का सबसे बड़ा कारण जो है कोरोना संक्रमण है कि जिस तरीके से उनकी सांस लेने की क्षमता, उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो कमजोरी है, वो उन्हें हाइपोक्सिया की तरफ ले जाती है। और जैसे लोग जान पाते हैं कि हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी है, वो मौत के काफ़ी करीब पहुंच चुके होते हैं। पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर के अग्रवाल साहब ने
इस बारे में बहुत विस्तार से लोगों को बताया। आज इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आईसीएमआर के रिपोर्ट पर उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से कंटेनमेंट जोन और हॉट स्पॉट में 1/3 से ज़्यादा लोग जो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं, जिनके अंदर कोई लक्षण होगा नहीं होगा ये भी संभव है, लेकिन कोरोना पूरी तरह अपना पांव पसार चुका है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा ब्रेक पर जाने से पहले, मैं उसी बात पर दोबारा आ रहा हूं कि अगर आईसीएमआर की स्टडी है तो केंद्र सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, जबकि आपने मेरे ही शो में लाइव इसी प्लेटफॉर्म पे 2 सप्ताह पहले ये घोषणा की थी कि कम्युनिटी स्प्रेड पूरी तरीके से हो चुका है। देखिए, ये सब लोगों का डेफिनेशन का खेल है। सरकार की अपनी डेफिनेशन होगी, मेडिकल प्रोफेशन के हिसाब से कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आईसीएमआर खुद कह रही है कि 30% लोगों को रेड जोन के अंदर में इन्फेक्शन है। ये तो आईसीएमआर खुद ही बोल रही है, जाहिर सी बात है कि 30% लोगों को इन्फेक्शन है। इसका मतलब क्या है? रेड जोन तो पूरा दिल्ली है, ठीक है ना। अगर आप ये बोल रहे हो रेड जोन, तो पूरी दिल्ली में रेड जोन था। इसका मतलब है दिल्ली के हर जोन में 30% है। और डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी स्प्रेड इज मल्टीपल क्लस्टर्स। मल्टीपल जगह में अगर बीमारी हो उसे हम कम्युनिटी स्प्रेड बोलते हैं। कम्युनिटी स्प्रेड का ये मतलब नहीं है कि हर घर में हो गया है, दैट इज नॉट कम्युनिटी स्प्रेड। व्हेन देयर आर मोर देन नॉर्मल क्लस्टर्स, when there is more than one cases, we call them as a cluster. When there are more number of clusters, we call them as a community spread. The very fact पूरी दिल्ली को आप बोल रहे हो रेड जोन है, इसका मतलब है हर रेड जोन में 30% लोगों को पॉजिटिव है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि पूरी दिल्ली में 30 लाख लोगों को हो चुका है उसके हिसाब से। तो फिर आप क्या बात कर रहे हो 5.5 लोगों को हो जाएगा? अगर ये सही है आईसीएमआर की स्टडी कि रेड जोन के अंदर में 30% को हुआ है और पूरी दिल्ली मेरी रेड जोन है, तो दिल्ली में तो 20-30 लाखों लोगों को हो चुका है। और अगर एक्चुअल में हो चुका है, आई एम हैप्पी। अगर पूरी दिल्ली में 20-30 लाख लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है, तो इसका मतलब है हमारे पास न्यूयॉर्क वाली सिचुएशन आ गई है। अब ये इन्फेक्शन कम होना चालू हो जाएगा। जब तक हमारे यहां 20%, 20 लाख लोगों को इन्फेक्शन नहीं होगा, ये कोरोना बैठने वाला नहीं है। तो हमें तो खुश होना चाहिए कि 20% हो गया है। इसका मतलब है अब कोरोना बैठना चालू हो जाएगा। फ्लैटन, तो इसलिए कर्व जो है मेरे को नहीं फ्लैटन लगता होगा है कि आईसीएमआर की रिपोर्ट गलत है, मेडिकली बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल, आपने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की थी हमारे इसी हस्तक्षेप प्रोग्राम के जरिए। ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ा कारण है, बड़ी वजह है जो फैटेलिटी हो रही है, जो लोग मर रहे हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि फिर आप बताएं कि जिस तेज़ी से लोगों में सिम्टम दिखाई नहीं देता और ऑल ऑफ सडन उनके अंदर थोड़ा फीवर होता है, अनइजीनेस होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और पता चलता है कि आदमी नहीं रहा, ऑक्सीजन की कमी किस स्टेज पर होनी शुरू होती है? उसके लिए तेज फीवर आता है या केवल जो है रनिंग नोज होती है या खांसी बुखार होता है और उसके साथ अचानक ये आ जाता है, या तेज फीवर के बाद ये सिम्टम आता है, या बिना बुखार के भी ये सिम्टम आ जाता है? क्या है इसके पहचान की वजह? कैसे पहचान करें अगर ऑक्सीमीटर नहीं है, सिम्टम को देख के कि हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई और तुरंत मुझे ऑक्सीजन लेने का जुगाड़ करना चाहिए, हॉस्पिटल रश करना चाहिए या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के जरिए ऑक्सीजन लेनी चाहिए? इसके बारे में थोड़ा एक बार फिर से बताएं प्लीज़। मैं इसको धीरे से डिफरेंट ढंग से समझाता हूँ जी। यहाँ पे सुधांशु जी हैं, यहाँ पे आलोक जी हैं, यहाँ पे सोमनाथ जी हैं, यहाँ पे उपेंद्र राय हैं और यहाँ पे के अग्रवाल हैं जी। हम पांचों हाई रिस्क हैं जी। हम पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं जी। मैं मीडिया में बार बार लोग मेरे से मिल रहे हैं, सुधांशु जी, सब लोग, ये हम लोग सारे लोग जो हैं वो पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। वी आर हाई रिस्क। अगर ज्योतिराय सिंधिया को वायरस हो सकता है तो हमें भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, जो चारों लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हम चारों लोगों को ये देखना है कि अगर हमें वायरस हो गया तो हम अपने आप को मरने से कैसे बचाएंगे। नंबर 1, अगर हमें वायरस हो गया तो हम अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम घर में ऑक्सीमीटर रखेंगे और दिन में 3 बार अपना ऑक्सीजन चेक करेंगे। अस्पताल से डॉक्टर आके मेरे को चेक नहीं करेगा,
कोई डॉक्टर अस्पताल से आके दिन में 3 बार मेरा बीपी चेक नहीं करेगा। मुझे अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। मैं चलते हुए अगर मैं रोज 6 मिनट चलूंगा और मेरा ऑक्सीजन फॉल नहीं हो रहा तो आई विल सेलिब्रेट दैट डे कि आज मेरे को कुछ नहीं हुआ। एवरी डे ऑफ माई लाइफ आई विल सेलिब्रेट कि आज मैं बच गया। जिस दिन आपको ऐसा लगा कि मेरे को चलने पे मेरे को चलने पे ऑक्सीजन कम हो गया, मैं कॉन्शियस हूं, मेरे को सांस नहीं फूल रहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, दैट्स ए मेडिकल इमरजेंसी। मैं इमीडिएटली घर में ऑक्सीजन पे आ जाऊंगा। इसलिए मैं अपने घर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखूंगा और उसके बाद में जब मैं ऑक्सीजन पे आ जाऊंगा, यह भी हो सकता है आपका ऑक्सीजन 50 हो जाए और आपको पता ना हो, इसे साइलेंट हाइपोक्सिया बोलते हैं। उस सिचुएशन में अगर मेरे को ऑक्सीजन समय पे नहीं मिला तो कोई सरकार मेरे को, कोई अस्पताल मेरे को नहीं बचा पाएगा। मेरे को टाइमली ऑक्सीजन चाहिए। तो इसलिए मेरे मित्रों, जितने भी लोग टीवी में आ रहे हैं पब्लिक में, सबसे पहले अपने आप को बचाओ। मैंने अपने घर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, ये सबका इंतजाम कर रहा हूं सारी फैमिलीज के लिए। पॉलिटिक्स हम बाद में कर लेंगे, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले हम अपने को बचाएं, फिर सोसाइटी को बचाएं। और उसके लिए हर घर में ऑक्सीमीटर, हर फैमिली में। लेट द गवर्नमेंट कम आउट विद एन ऑर्डिनेंस कि हर सोसाइटी में, हर RWA में एक मकान खाली करें, सरकार उसको टेक ओवर करे, उसको पॉजिटिव होम क्वारंटाइन के बदले कोहार्ट क्वारंटाइन घर बनाए कि सारे पॉजिटिव लोग वहां जाएं, वहां पे एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रख दें, वहां पे एक ऑक्सीमीटर रख दें, तो आपका पूरा कोविड अस्पताल बन गया। वहां पे दवाइयां आप लोगों को समझा सकते हो। सारे कोरोना पॉजिटिव इकट्ठे रहेंगे तो डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे। ये ऑर्डिनेंस पास करना चाहिए सरकार को कि हर RWA में एक कोविड क्रिएट कर दें। आपको सिर्फ एक एयर प्यूरिफायर चाहिए, एक एयर कंसंट्रेटर चाहिए और आपको साथ में एक ऑक्सीमीटर चाहिए। टोटल इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 लाख। आप हर कॉलोनी में आप रिक्वायरमेंट ऑफ हॉस्पिटल कैन रिड्यूस बाय 50%। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले हम सारे लोग जो यहां बैठे हैं, पहले अपने आप के लिए क्रिएट करें कि अगर मेरे को कोरोना हो गया तो मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा। जिस दिन आपने कर लिया, आप पूरे इंडिया को बचाना चालू कर दोगे। डॉक्टर साहब, जो एयर प्यूरिफायर की बात आपने की, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो मैंने भी आपकी सुझाव पे मंगवा लिया है। अब एयर प्यूरिफायर जो हम लोग लगाते हैं पोल्यूशन के दिनों में, वही धन्यवाद, थैंक यू, वो आप ही का असर है, आपकी सोहबत का असर है। देखिए, एयर प्यूरिफायर ऐसे होता है जी कि अगर आप हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल को अगर आपने कोविड इमरजेंसी बनानी है, वहां एयर प्यूरिफायर लगा दो वहां पे, और पेशेंट आता है, और अगर आपने पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया और आपको कोविड के लक्षण मिल रहे हैं, आप कोविड हॉस्पिटल में भेज दो। जैसे ही आप एयर प्यूरिफायर लगाते हो, विद 10 एक्सचेंजेस पर आवर, वो वायरस से सारे हवा में जाने के बदले फिल्टर के अंदर में जाके फंस जाएंगे। तो आप एक कोविड हॉस्पिटल में, एक अगर कोई भी पेशेंट नॉन कोविड हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट आ जाता है, तो इमरजेंसी में एयर प्यूरिफायर विद 10 एक्सचेंजेस पर आवर इज एट गोज एज ए 5-स्टार हॉस्पिटल। जी, तो डॉक्टर साहब, आपने जो तथ्य बताए हैं वाकई चौंकाने वाले हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए बड़े ज़रूरी हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर सरकार सही में डॉक्टर के अग्रवाल के सुझावों को माने तो इनके सुझाव सही में $1 बिलियन सजेशंस हैं। जिस तरीके से कोरोना को प्रैक्टिकली लड़ने की दिशा में इनके सुझावों का सदुपयोग होना चाहिए। सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से मैं यही अपील कर रहा हूं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु जी बैठे हुए हैं। सुधांशु जी, डॉक्टर के अग्रवाल जी जब भी सुझाव देते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल और समझ में आने वाली बात होती है, बहुत ही लॉजिकली कंक्लूड करते हैं अपनी बातों को। आपको नहीं लगता कि राजनीति से ऊपर उठ करके इनके जैसे जो है प्रूडेंट लोगों का सजेशन लेकर के कोरोना की लड़ाई को बहुत आसान बना करके जीता जा सकता है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा उपाय करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे उपाय करने की जरूरत है। और आज के डेट में साइलेंट हाइपोक्सिया जो है, उसके कारण लोगों की मौत बहुत तेजी से हो रही है। मैं पहले तो डॉक्टर साहब को
कुछ बताना चाहता हूं। मेरे बड़े प्रिय दोस्त हैं जी। डॉक्टर साहब, मैंने एक चीज और भी कर दी है। मैंने ऑक्सीमीटर तो हर परिवार के सदस्य को दे रखा है। मैंने कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी लगा रखा है, मैंने फॉगर भी लगा रखा है, ताकि जो है हर कमरे को 2 बार दिन में फॉगिंग करके उसको जो है कंटेमिनेट करा जा सके। मैंने यूवी मशीन भी लगा रखी है, ताकि अल्ट्रा वायलेट रेस से जो भी सामान आ रहा है उसको जो है उसको कंटेनमेंट हो जाए। लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदा कितने का, 68,000 रुपए की। मैंने यूवी मशीन लगवाई कितने की, 52,000 रुपए की। तो सब कितने लोग ये अफोर्ड करने वाले हैं? मैं सिर्फ 2-3 प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। अभी तक जो मूल प्रश्न है वही आपने कहा कि देखिए कम्युनिटी लेवल पे ये फैल गया है। ये किसको हुआ किसको नहीं हुआ, जब तक उसकी टेस्टिंग ही नहीं हो सकेगी तो करोगे क्या? सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स के बाद आदमी अगर धक्के खा रहा है, मैं आपको अपना बता रहा हूँ ना, मेरा खुद का मैनेजर आज पिछले 3 दिन से यानी कहाँ धक्के खा रहा है, ना सरकारी उसका हो पा रहा है ना प्राइवेट में उसका हो पा रहा है। और मुझे जो सबसे ज्यादा दुख हुआ था कि 8 लैब को उनके ग्राउंड पे ताकि उनके टेस्टिंग के फिगर्स और ना बढ़ जाए, आपने उनको लैब को बंद कर दिया। अरे उन्होंने कोई गलत करी थी, आप उनको फाइन करते। उन्होंने कोई ज्यादा पैसे चार्ज करे थे या कुछ करा था, कहते तुम्हें 50% फ्री करना होता है। लेकिन जिस समय यहाँ पे मारामारी हो रही है टेस्टिंग की, वहां पे तुम जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बंद कर दोगे। मतलब मुझे तो भगवान ने पता नहीं कैसी किसको क्या सद्बुद्धि दे, मैं तो ये उम्मीद कर सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब, पहली बात कि आपको टेस्टिंग फैसिलिटी को मल्टीफोल्ड बढ़ाना पड़ेगा। आप ये नाटक नहीं कर सकते कि यार टेस्टिंग कम होगी तो कम केसेस आएंगे। अरे जब फैले हुए हैं तो इस समय उनको लड़ना है। इस समय स्टैटिस्टिक्स का विषय नहीं है। सोमनाथ जी, सुधांशु जी, सोमनाथ जी से सवाल ले रहा हूं चूंकि समय भी अब कम है। डॉक्टर के अग्रवाल साहब ने बड़े ही सुविधाजनक सुझाव दिए हैं, बहुत ही लॉजिकल बातें कही हैं। कोरोना से लड़ाई बहुत आसान हो सकती है अगर दिल्ली सरकार इनको अपना चीफ एडवाइजर बना ले और इनकी सलाहों को माने, क्योंकि जाहिर सी बात है सबको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं है, सबको वेंटिलेटर देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का जो मीडिया एडवर्टीजमेंट चल रहा है उसमें भी आप यही कह रहे हैं कि आप घर में रहिए और आपको सामान्य बुखार खांसी के लक्षण है तो आप अपना इलाज टेलीमेडिसिन के जरिए या डॉक्टर की सलाह पर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में अगर जो क्रॉनिक केस साइलेंट हाइपोक्सिया के रूप में तेजी से बढ़ रहे हैं और दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में ये केस इसलिए भी ज़्यादा आ रहे हैं कि इन शहरों की आबो हवा पहले से ही ज़्यादा खराब रही है और लोग उसके कारण पहले खराब हवा के खराब जो बैड पोल्यूशन है उसके शिकार रहे हैं। 1 करोड़ कह सकते हैं कि 146 लाख लोग यानी 46 लाख लोग केवल प्रदूषण के कारण इस देश में अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं, मौत के शिकार हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि कोरोना की लड़ाई इसको आसान बनाना है तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को अपना करके, कम्युनिटी हॉस्पिटल बना करके, सोसाइटियों में इस तरह की सुविधाएं क्रिएट करके लोगों को एक नए तरह के कॉन्फिडेंस को देने की ज़रूरत है? सोमनाथ जी। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर के अग्रवाल साहब जो कि मेरे मित्र भी हैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं। और चूँकि आपने बहुत समय दे देते मेरे को, पहला सवाल पूछते से दूसरे सवाल में बहुत समय मिल जाता है, तो मैं बैठे बैठे टाइप कर रहा था जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दूं जो डॉक्टर अग्रवाल ने बातें बताई हैं बहुत ही हृदय को छूने वाली बातें थी बिल्कुल, और बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशंस थे। इनफैक्ट माननीय मुख्यमंत्री ने भी सिमिलर सजेशंस दिए हुए हैं कि जी हर व्यक्ति को अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि इतने बेड हो ही नहीं सकते कभी भी। तो इसलिए मुझे लगता है कि डॉक्टर के अग्रवाल का सुझाव बहुत ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उसके लिए। और दूसरी बात, कारण क्या है कि राजनीति कहीं ना कहीं आ ही रही है। सुधांशु जी रुक ही नहीं रहे हैं राजनीति करने से। मुझे लगता है कि इस वक्त सभी साथियों को, चाहे केंद्र सरकार हो, इनफैक्ट अगर आप देखें, मैंने कई बार आपके चैनल पे भी कहा कि माननीय केजरीवाल साहब ने एक भी बार पिछले 2.5 महीने में 3 महीने में जब से नई सरकार हमारी बनी है, सोमनाथ जी, सोमनाथ जी, सुधांशु जी की पीड़ा नहीं समझ रहे हैं आप। सुधांशु जी की बिटिया की हालत खराब हुई थी, उसको एम्बुलेंस नहीं मिली थी, उसके बाद उनकी वाइफ को कोरोना पॉजिटिव हुआ है तो वो लड़ रहे हैं कोरोना से।
बता रहा हूँ। नहीं, सुनिए। तो कोरोना से लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तो क्या जब आप बीती तभी जनता को जब लग रहा है तब मालूम नहीं पड़ा आपको? अब चेतवी मेरी केंद्र सरकार और एमसीडी के पास मिलाकर के 10,300 बेड है, तो कहाँ गया? तो क्या वो भाजपा के नेता रास्ते में उतर करके जनता को नहीं देख पा रहे हैं? जब बात घर में पहुंची तब जाकर के उनको सुनिए। देखिए कितनी विकृत मानसिकता है कि सुधांशु जी बहुत बड़े सीनियर नेता हैं। ऐसे गिरे हुए आदमी सोमनाथ जी इतने असंवेदनशील तो मत होइए। की जो उत्तरदायित्व है, देखिए 10,300 बेड में अगर वो डिक्लेयर करा देते, चूंकि मैं खुद जाता हूँ एम्स, कितनी हो रही है ये बताओ यार, हॉस्पिटल की ना बात ये तो सोमनाथ जी ये बहुत बताइए कि दर्दनाक पेशेंट सीन की है। टेस्टिंग कैसे होगी? केंद्र जो सरकार स्प्रेड हो रहा है बिल्कुल ही उससे लोगों को पता एक तरह कैसे से लगेगा? रिस्पॉन्ड कर आप ही क्यों नहीं है। नफाजी कर रहे हैं? आपको और जहां शर्मा तक नहीं चाहिए टेस्टिंग की गंभीर बात है, विषय पे भी आप नफाजी करेंगे। इस बात करना चाहता हूं, मुझे तो लगता था आप उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, वहां पर टेस्टिंग का क्या रेट है? इस तरह क्या बताइए। दिल्ली में जो टेस्टिंग का रेट चल रहा है, जो दिल्ली में जिस स्पीड से टेस्टिंग चल रही है, वो तो सबसे ज्यादा है। ये बताइए। तो नेचुरल सी बात है, इस वक्त हम सबको मिलकर के इस दायित्व को जीना चाहिए। अरे कितनी टेस्टिंग होती है ये बताइए ना, असली बात नहीं करें, हमेशा नफाजी करेंगे। भाई साहब ऐसा है, सुधांशु जी आप मुझे बता दें, सुधांशु जी आप बता दें, आप बोलिए उत्तर प्रदेश में हरियाणा में क्या टेस्टिंग हो रहा है बताइए। बात करिए। बताइए, आपके राज्य है, अरे आप तो बिजी हैं गुजरात में कांग्रेस को विधायक को खरीदने में। सोमनाथ जी, सुधांशु जी, सवाल एक आलोक जी से भी बनता है। आलोक जी, जिस तरीके से डॉक्टर के अग्रवाल साहब ने सुझाव दिए, आपका क्या मानना है? आपको नहीं लगता कि उनके सुझाव माने जाएं तो कोरोना की लड़ाई बेहद आसान हो सकती है और सबको फायदा मिलेगा? ये अलग बात है कि सुधांशु जी का भी सवाल अपनी जगह सही है कि उनकी क्षमता है कि वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 68,000 का ला सकते हैं और जो है डिसइंफेक्टेंट जो ब्लू रेज वाला जो बता रहे थे वो ले आ सकते हैं, लेकिन सबके बस की बात नहीं है। लेकिन अगर कम्युनिटी लेवल पे ये फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड कराना चाहे तो हॉस्पिटल के भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे से सरकार भी बच सकती है और समाज के कमजोर तबके के लोगों को भी फायदा मिल सकता है। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पूरे मसले पे? देखिए, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं के अग्रवाल साहब के सुझाव। जो सरकार एयरपोर्ट पे थर्मल स्कैनिंग नहीं कर पाई, दिल्ली सरकार के पास आज इनके ऐप जो डाउनलोड इन्होंने ऐप बनाया है उसके अंदर मात्र 472 वेंटिलेटर शो कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हर जगह पर हर सोसाइटी के अंदर ऑक्सीमीटर और ऑक्सी कंसंट्रेटर लग जाएंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आज हालत यह है दिल्ली सरकार की कि एक महीने में शराब की दुकानें खोलनी पड़ गई और दूसरे महीने में तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आलोक जी उसमें दिल्ली सरकार का क्या दोष? उसमें तो सबकी हालत ऐसी हो रही है, क्या कर सकती है दिल्ली सरकार? मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ 6 साल में पूरी इकोनॉमी का भट्टा बैठा दिया मोदी सरकार ने। कांग्रेस को सिर्फ राजनीति सूझती है कि जो कांग्रेस ने करना कुछ नहीं है, नहीं बना पाई हो, कांग्रेस ने करना कुछ नहीं है। गुजरात में अपने विधायकों को नहीं बचा पा रही, उनके विधायक बिके जा रहे हैं, भाजपा खरीदे जा रही है, राज्यसभा के अंदर सदस्य बनाने बढ़ गई, मध्य प्रदेश में सरकार बचानी है, हॉस्पिटल नया नहीं बनना चाहिए, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनानी है। अरे भाई इन दोनों पार्टियों से देश ग्रस्त हो गया। आलोक जी, सोमनाथ जी, लेकिन समय की सीमा काफी आगे बढ़ गई है। राजनीति करनी मैं टेस्ट कितने होंगे और कहाँ होंगे? 144 करोड़ खर्च करते हैं। सुधांशु जी, इस पे चर्चा कल करेंगे, इस पे चर्चा कल करेंगे और कल टेस्ट के खेल पर कल बात करेंगे। लेकिन समय की सीमा पूरी हो गई है और समय का अनुशासन एक न्यूज चैनल को रखना बेहद जरूरी होता है। तो इस चर्चा में भाग ले रहे अपने सभी मेहमानों को दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूं। आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह दुनिया भर में लोकप्रियता बढ़ रही है और वे वैश्विक स्तर के नेता के रूप में उभर रहे हैं इस कोरोना महामारी के बीच भी, उसी तरह उनकी गरिमा के अनुरूप खास विमान की तैयारियां की जा रही हैं। जी हां, ऐसा विमान जिस तरह के विमान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चलते हैं और उस विमान को एयरफोर्स 1 कहा जाता है। एयरफोर्स 1 की तरह सुरक्षा से लैस होगा प्रधानमंत्री मोदी का भी ये विमान। इस तरह के 2 बोइंग विमान मंगाए गए हैं, यानी बोइंग 777-300ER जो काफ़ी खास तरह का न्यू जनरेशन का जो विमान है, न्यू सीरीज का एयरक्राफ्ट है
अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि ये विमान सबसे पहले एयर इंडिया को डिलीवरी में मिला था और ये विमान करीब 26 जुलाई 2007 को पहला 777 सीरीज का विमान बोइंग कंपनी ने एयर इंडिया को हैंडओवर किया था। और उस विमान की डिलीवरी लेने के लिए जाहिर सी बात है कि जो एयर इंडिया की खास टीम गई थी उसमें मीडिया की तरफ से मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला था। तो वही विमान है और इनका इस्तेमाल केवल वीवीआईपी यात्रा के लिए किया जाएगा। और इस विमान में बताया गया है कि कोविड-19 की महामारी के कारण इन विमानों के आने में देरी हुई है और दोनों विमानों के सितंबर तक आने की उम्मीद है। इन दो बोइंग 777 विमानों को एयर इंडिया के पायलट की जगह भारतीय वायुसेना के पायलट उड़ाएंगे। बोइंग 777 विमानों में अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली भी होगी जिन्हें लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स कहा जाता है। ये प्रणाली दुश्मनों की राडार फ्रीक्वेंसी को जब चाहे जाम कर सकती है और खतरे की हालत में रडार से बचकर निकल भी सकती है। यही नहीं, विमान दुश्मन की मिसाइलों का पता भी लगा सकता है और उन्हें डाइवर्ट भी कर सकता है। विमान में और भी कई विशेषताएं होंगी। ये विमान किसी भी समय हवाई हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है। ये विमान दुश्मन पर मिसाइल से हमला भी कर सकता है। इसमें 396 लोगों के बैठने की सुविधा है। 100% डिजिटल डिज़ाइन से तैयार इस विमान में एडवांस एरोडायनामिक्स भी लगे हुए हैं। इसके विंग्स यानी पंखों की लंबाई 212.7 फीट है। ये विमान 60.8 फीट ऊंचा है और विमान की रेंज 13,649 किलोमीटर की है। यानी कि एक बार में अगर ये विमान उड़ेगा तो 13,649 किलोमीटर बिना रुके उड़ता रह सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विमान से किसी भी वक्त किसी भी राष्ट्र प्रमुख से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। बोइंग ने अपनी वेबसाइट पर दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे विमानों की तस्वीरें शेयर की हैं, लेकिन पीएम मोदी या अन्य वीवीआईपी मेहमानों के लिए इस्तेमाल होने वाले विमान पूरी तरीके से कस्टमाइज होंगे। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एयरफोर्स वन दुनिया का सबसे पहला कस्टमाइज्ड और सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है, उसी तर्ज पर भारतीय प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जाहिर सी बात है कि इन विमानों में उड़ने की सुविधा मिल सकती है। हालांकि अभी प्रधानमंत्री के लिए ही ये विमान तैयार किए गए हैं, ऐसी खबरें मीडिया में आ रही हैं। जाहिर सी बात है भारत के लिए गौरव की बात होगी कि भारत के प्रधानमंत्री भी उस तरीके के विमान से सफ़र कर पाएंगे जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति अपने एयरफोर्स वन से सफ़र करते हैं। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि इस विमान का भी जो नंबरिंग है वो एयर इंडिया 1, जैसे अभी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ट्रेवल करते हैं तो उसको एयर इंडिया 1 सीरीज़ दी जाती है। तो हस्तक्षेप में हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे एक नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सहारा प्रणाम।